हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा फिर से आ गई हूं आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत करने के लिए। जी हाँ, और स्वागत करने के साथ साथ इसी आशा के साथ कि आप सभी बताओ क्या डायलॉग याद हो गए लाली मैडम के। आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे, नियमित रूप से स्कूल जा रहे होंगे, सही समय पर सो रहे होंगे, सही समय पर जाग रहे होंगे, सही समय पर खा रहे होंगे, खेल कूद मौज मस्ती सब कुछ कर रहे होंगे। बता कोई बता सकता है कि हाँ यस मैम आप बिल्कुल यही बोलती है। अब तो हमें आपकी सारी बातें याद हो गई हैं। तो बातों को सिर्फ याद करते हो या जीवन में उतार रहे हो? बोलो बोलो बोलो। हाँ, आपसे पूछ रही हूँ कि जो भी मैं आपसे कहती हूँ आप सिर्फ उसको वही लेकर भूल जाते हो या अपने दिल और दिमाग में उतार कर उसमें इंप्लीमेंट भी करते हो, लागू भी करते हो? प्लीज लागू करना है, ठीक है, इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप स्वस्थ खुश प्रसन्न रहते हुए अपने कर्म को बहुत अच्छे से करें। जब बात कर्म की आती है, जब बात कार्य की आती है, तो उसमें गंभीरता पूर्वक अपना फुल्ली डिवोशन दे दें, डिवोटेड होकर काम करें, इंटरेस्ट वे में काम करें, ताकि वो काम अच्छे से हो। और कभी ये मत सोचना कि अच्छा हो जाए, हे भगवान मैं पास हो जाऊं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। नो, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपने काम पर, अपने आप पर, मतलब अपने स्वास्थ्य पर, अपनी दिनचर्या पर और अपने काम पर। जो भी आप कार्य कर रहे हो बस उस पर फोकस्ड रहो। उस पर फोकस्ड रहोगे तो बिल्कुल भी वो उसमें ऐसा 1% भी नहीं रहेगा कि वो कार्य ना हो, अर्थात वो कार्य होकर ही रहेगा। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाल के बराबर भी कहीं कमी छूट जाती है ना, तो वो कार्य नहीं हो पाता। और हमें लगता है जब कभी हम सफल नहीं हो पाते हैं या किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, हम क्या सोचते हैं, इतनी मेहनत की थी लेकिन क्या पता सफलता क्यों नहीं मिली। कुछ तो कमी रही होगी, कुछ तो कमी रही होगी, इसलिए हमें सफलता नहीं मिली। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत सोचो। और हाँ, थोड़ा सा इतना सा डर जरूरी है। डर से हम डर मतलब वो वाला डर नहीं कि अब क्या होगा, वैसा वाला डर नहीं। चिंता मतलब चिंता वो वाली चिंता नहीं कि ओ क्या करें, जिम्मेदारी वाला डर कि हमें अच्छे से करना ही है। काम तो सब करते हैं, हमें अच्छे से काम करना है। पढ़ाई तो सब करते हैं, हमें अच्छे से पढ़ाई करना है। ओके, चलो तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, जो कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% मुफ्त दे रहा है, देता रहेगा। तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो आप सभी को 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और किसी भी तरह की चिंता मत करना, किसी भी तरह के डर या डाउट में मत रहना कि क्या पता कब कोई अनाउंसमेंट हो जाए। नो, पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करेंगे। हम हैं सदा के लिए, ठीक है। आप बस हमारे साथ रहिए, इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक गोधुली का पाठ 7 काव्यखंड सी ही हम बात कर रहे हैं। कविता का नाम हिरोशिमा और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान कवि परिचय भी जानेंगे, कविता को पढ़ेंगे, कविता की व्याख्या को भी जानेंगे और साथ ही साथ और किस तरह के प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। आपसे भी मैं कहती हूं कि आप भी प्रश्न बनाया कीजिए, प्रश्नों का निर्माण किया कीजिए। पता है ऐसा करने से क्या होगा, हमें परीक्षा नामक शब्द से डर नहीं लगेगा और कभी भी हमें टेंशन नहीं होगी। अधिकतर क्या होता है कि हम पढ़ लेते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं और जब बोर्ड परीक्षाओं का नाम सुनते हैं या अब परीक्षा हॉल में बैठते हैं सब कुछ ब्लैंक। क्यों? क्योंकि हमने शायद उस आत्मविश्वास के साथ नहीं पढ़ाई की थी। प्रश्नों का निर्माण करोगे आप, प्रश्नों का अधिक से अधिक स्वनिर्मित प्रश्न बनाइए अपनी ही कॉपी में। आप टीचर से बोलिए, बिल्कुल आपके टीचर्स आपके साथ हैं, वे भी हो सकता है इस प्रकार का कार्य देते हो कि स्वनिर्मित प्रश्न लिखो। मतलब आपने जो बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस हैं वो तो आप करते ही हो, साथ ही साथ उसी कविता या उसी पाठ से रिलेटेड अपने द्वारा बनाए गए प्रश्न भी लिखो। और वो प्रश्न सेम टू सेम वो बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस मतलब जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे लिखे ना, वो नहीं होना चाहिए। पाठ के बीच के प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न भी आप लिखोगे, उत्तर भी आप लिखोगे। प्रश्न इतना सा नहीं, हिरोशिमा क्या है, जापान कहां है, अणुबम किसे कहते हैं, ये ऐसे नहीं।
वैल्यू बेस्ड भी होना चाहिए और कुछ रीजनिंग भी होनी चाहिए उसमें, हायर ऑर्डर थिंकिंग, हॉट प्रश्न, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी सोच, रचनात्मक प्रश्न कह सकते हैं, सृजनात्मक प्रश्न कह सकते हैं। तो कुछ प्रश्नों के जब आप निर्माण करोगे, उत्तरों का निर्माण करोगे, तो आपको परीक्षा नामक जो भय या डर बैठा रहता है ना, वो धीरे धीरे चला जाएगा। और जब तक आपकी परीक्षाएं आएंगी, आप पूरी तरह से निडर होकर अपनी पढ़ाई कर पाओगे। चलो सो चलते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की ओर, जिसमें सबसे पहले हम कवि कौन है बताओ, पूरा नाम बताओ, क्या लिखा है यहाँ? सा ही वात्स्यायन अज्ञे। सा फॉर सच्चिदानंद, ही फॉर हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। जीवन परिचय से मिलते हैं बहुभाषाविद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को नमन करते हैं। थैंक यू सो मच, जो आपने अपने बुद्धि, विद्या और कुशलता के आधार पर हम सबको एक नई दिशा प्रदान की। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 को हुआ था कसाया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, और उनका मूल निवास था करतारपुर पंजाब। अज्ञे जी की माता वैंदी देवी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे, जो कि प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है, वो भी जानकार थे, वैज्ञानिक जैसे। अज्ञे जी की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर ही हुई। उन्होंने मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बीएससी भी की उन्होंने 1929 में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से, और एमए अंग्रेजी लाहौर से किया। अज्ञे बहुभाषाविद थे, उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि कई भाषाओं का ज्ञान था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार और विचारक और पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं देखेंगे, कविताएं देखेंगे, कहानी देखेंगे, उपन्यास देखेंगे, और भी ग्रंथ देखेंगे उनके। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा आदि ये उनके काव्य संग्रह। कहानी क्या है? बिभत्गा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां आदि। उपन्यास क्या है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, यात्रा साहित्य, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, निबंध, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती आदि। नाटक, उत्तर प्रियदर्शी। संपादित ग्रंथ, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। क्योंकि सप्तकों के माध्यम से उन्होंने कोई संगीत की जानकारी नहीं दी है, उन्होंने 7 ऐसे कवियों को चुना जो हमें जानकारी देंगे, जो हमें कुछ ऐसे वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि वो प्रयोगवाद के भी प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। अनेक ग्रंथों के अनुवाद भी किए और कई अंग्रेजी में मौलिक रचनाएं की। विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। साहित्य अकादमी, ज्ञान गीठ, युनोगा, युगोस्लाविया, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत भी हुए। 4 अप्रैल सन 1987 में उनका निधन हो गया। अज्ञे हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा संपन्न कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। काव्य धारा है, प्रयोगवाद मतलब छायावाद होती है, नकेनवाद होती है, प्रगतिवाद होती है, ये प्रयोगवाद है। 7 कवियों का चयन कर उन्होंने तार सप्तक का पेश किया और बताया कि कैसे प्रयोग धर्मिता के द्वारा बासीपन से मुक्त हुआ जा सकता है। उनमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोग और नवाचारों की बहुलता देखी गई है उनकी रचनाओं में, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। कविता हिरोशिमा, जो कि जापान के हिरोशिमा नगर शहर पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र के द्वारा अणु बम फेंका गया। उस अणु बम को कवि ने नाम दिया सूरज। अब जो हमारा सूरज होता है, अपना सूरज जो पूर्व दिशा से उगता है, उसकी एक निश्चित दिशा है। उसकी जब परछाई, जब उसकी धूप हम पर पड़ती है तो उसकी परछाई भी एक निश्चित दिशा में जाती है। लेकिन ये जो सूरज है, बम या परमाणु बम का जो सूरज है,
वो किसी क्षितिज से नहीं निकला, किसी निश्चित दिशा से नहीं उदय हुआ, वो तो शहर के, नगर के बीचों बीच अचानक सहसा उदय हो गया और इतना खतरनाक, चारों दिशाओं में ऐसा प्रकाश उसने फैला दिया कि लोगों की आंखें चकाचौंध हो गईं, लोग हतप्रभ हो गए। देखते ही देखते कब क्या लाशें चारों तरफ बिछ गईं कि कहना मुश्किल था। इस कविता में कवि ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उस समय कहीं, जो भी सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, जैसे हम और आप कहीं ना कहीं काम करते ही रहते हैं, कोई गलियों में घूम रहा था, कोई सड़कों पर घूम रहा था, कोई घरों में था, कोई बाहर था, तो जो जहां था उस पर उस अणु बम का ऐसा प्रभाव पड़ा कि लाशें बिछ गईं और जिस तरह से डायरेक्टली जब वो बॉम्ब आया तो भाप बनाकर व्यक्ति को उड़ा गया, चट्टानें, सड़कें तक झुलस गईं। ये बताया है इस कविता में। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करते हुए कवि ने यह बताया है और चेतावनी भी दी है। क्या कहा है कि कविता अतीत की विभीषिका मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है। मतलब उन्होंने चेतावनी दी है, वार्न किया है हमें कि ये सिर्फ जो हो चुका उसका ही प्रमाण नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपस्थित संकट की आशंकाओं की से भी जुड़ा हुआ है। ये कि भविष्य में भी राजनीतिक जो दल हैं वो अपने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए कई तरह के बॉम्ब, अणु बॉम्ब, ये एटम बॉम्ब आदि का निर्माण कर रहे हैं, हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, आग का गोला बरसा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने आप को शक्तिशाली। तो ऐसा नहीं है कि जो हिरोशिमा में हो चुका है अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। वो घटना भूली जा कभी नहीं भूली जा सकती, ठीक है, लेकिन हाँ वो हमें चेतावनी जरूर देते हैं कवि कि हमें भविष्य रूपी अपने आप को तैयार करना होगा और किस तरह से ये जो कार्य चल रहा है उसके भी देखना होगा। आधुनिक कवि अज्ञेय जी की प्रस्तुत कविता उनकी समग्र कविताओं के संग्रह सदा नीरा से यहाँ संकलित है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित शीर्षक हिरोशिमा मानवीय विभीषिका का सजीवात्मक चित्रण है। क्योंकि यहां पर सजीवात्मक क्यों कहा है, एकदम लाइव, क्योंकि कवि ने स्वयं अनुभूति की है। वो जब वहां गए थे और वहां अस्पतालों में जब देखा किस तरह से खचाखच अस्पताल भरे हैं, चारों तरफ हाहाकार मची है, विभीषिका का जो वर्णन था उसको इसलिए उन्होंने सजीवात्मक। अज्ञेय जी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख प्रखर कवि, कथाकार, विचारक और पत्रकार भी माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। 7 कवियों का चयन करके उन्होंने तार सप्तक प्रस्तुत किया और सिद्ध कर दिया कि प्रयोग धर्मिता के द्वारा बासीपन से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। कवि ने यह भी बताया कि दुनिया आणविक आयुधों को जन्म करने में लगी है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, देखिए हथियारों का निर्माण, औजारों का निर्माण सेल्फ डिफेंस के लिए हो तो इट्स ओके, लेकिन आप अनायास ही किसी पर अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए मासूमों पर यदि इस तरह का हाल या उनको इस तरह से दहशत में डाल रहे हैं तो ये कौन सा न्याय है। लेकिन बात न्याय और अन्याय की नहीं होती है, इसलिए कवि ने राजनीति साफ साफ लिखा है कि राजनीति के जो दल हैं या राजनीतिक जो दल हैं वो किस हद तक गुजर जाते हैं कहना मुश्किल है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें सोच विचार करते रहना चाहिए और हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अमेरिका द्वारा गिराया गया बम साधारण शक्ति वाला नहीं था, वह आग के गोले की तरह आकाश से उन्हें और पूरे हिरोशिमा को निःशेष कर गया, कुछ नहीं बचा। आज भी उस त्रासदी का दंश वहां के वासी झेल रहे हैं। मानव द्वारा निर्मित वह सूरज मानव को ही जलाकर राख कर गया। पूरी तरह से सड़कें, चट्टानें, पत्थर, इमारतें पूरी तरह से झुलस गईं, कुछ राख हो गईं और इंसान तो मानो बाष्प बनकर या भाप बनकर उड़ गया। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक। धूप बरसी, लेकिन अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। ये उसी सूरज की बात की जा रही है, ये उसी अणु बॉम्ब की बात की जा रही है जो 6 अगस्त सन 1945 को अमेरिका द्वारा गिराया गया था जापान के हिरोशिमा शहर पर। ये उसी सूरज की बात की जा रही है। इसलिए लिखा है कवि ने कि ये कोई सूरज एक दिशा से नहीं निकला जिसकी एक निश्चित दिशा होती है।
ये तो नगर के बीचों बीच निकला, धूप भी बरसी, खतरनाक धूप कि आंखें चकाचौंध रह गई, लोग हतप्रभ रह गए, क्योंकि वो धूप बीच ज्वाला बनकर निकल गई शहर के बीचों बीच। इस तरह से अचानक से अमेरिका ने हमला किया था। और वहां पर कवि ने बताया है कि सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ा, लेकिन क्षितिज से नहीं बल्कि शहर द्वारा गिराए गए बम का। गर्मी से लोग जलने लगे। धूप की गर्मी नहीं थी बल्कि वो गर्मी थी बम विस्फोट की। इतना खतरनाक किरणें थी कि गर्मी फट चुकी, मतलब धरती फट गई थी गर्म के कारण। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दशों दिशा में। क्या हुआ ये, कैसे हुआ ये, यही इसका चित्रण किया है कवि ने। प्रकाश छिटने लगा, पूरी तरह से चारों तरफ उभरने लगा, लेकिन यह प्रकाश सूर्य का नहीं था बल्कि मानव की नृशंसता का था, मानव की सोच का था, विचार का था, क्या करें क्या था, जिसमें मानवता पूरी तरह से झुलस रही थी। मानव ही मानव को इस तरह से सूरज बनाकर, मानव निर्मित सूरज ने मानव को ही जलाकर राख कर दिया। ये कहां का न्याय है? जब प्राकृतिक प्रकोप आते हैं तो सरकार पर गुहार लगाते हैं, अरे सरकार ने ये नहीं किया, प्राकृतिक प्रकोप आ गया। और मानव क्या कर रहा है? मानव मानव का ही शत्रु बन गया, मानव मानव का ही काल बनकर उसको ग्रास के रूप में निगल गया। ये बताया है कविता में। लिखा है कवि ने कि नगर के मध्य में मृत्यु रूपी सूर्य के टूटे हुए प्रकाश थे। अब बम फटते विध्वंसक पदार्थ मौत बनकर दशों दिशाओं में नाचने लगे, क्योंकि किसी एक दिशा से सूरज का उदय नहीं हुआ। किसी एक दिशा से जब सूरज का उदय होता है तो परछाई भी किसी खास डायरेक्शन में होती है, लेकिन वो सूरज तो शहर के बीचों बीच निकला और चारों तरफ भयंकर प्रकाश था। वो प्रकाश भी दहलाने वाला जो राख बाष्प बनाकर उड़ा ले गया। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ ही क्षण का उदय और अस्त, तुरंत आया तुरंत गया। लेकिन उस आने और जाने में जो हाल हुआ, जो दुर्दांत हुआ, जो खतरनाक का मंजर था, वो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, ऐसी दोपहरी जैसे हम मई और जून की हम बात करें, ज्येष्ठ, बैसाख और ज्येष्ठ की हम बात करें तो खतरनाक गर्मी रहती है। अरे बाहर मत निकलो, धूप निकल आएगी। तो उस सूरज की गर्मी का हमें पता है कि अभी सुबह है, इतनी गर्मी नहीं है, उसका समय का हमें अंदाजा है, प्रकृति का चक्र का हमें अंदाजा है। लेकिन ये सूरज अचानक निकला और इस कदर दोपहरी ले आया कि जलकर खाक हो गए इंसान। और चारों दिशाओं में, चारों तरफ, दसों दिशाओं में लाशें ही लाशें बिछ गईं और देखते ही देखते आदमी भाप बनकर उड़ गया। फिर क्या हुआ? छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। आगे कवि कहते हैं कि कुछ ही क्षण में विनाश लीला का दृश्य मंद पड़ने लगा, क्योंकि अब विनाश आखिर कब तक होगा? सब सारा शहर जिंदा, मतलब यूं कहें कि शमशान घाट बन गया। दोपहर तक सारी लीला खत्म हो गई, कोई नहीं बचा। मानव शरीर भाप बनकर वातावरण में मिल गया। परंतु यह दुर्घटना आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों पर, सड़कों के रूप में निशानी है। वो याद दिलाती है उस पल की, वो याद दिलाती है उस क्षण की जब जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर खतरनाक बमबारी हुई और उस बमबारी में लोगों के, मतलब चिथड़े भी नहीं उड़े, लोग तो भाप बनकर ही उड़ गए। आज भी चट्टानों पर, वे चट्टानें गवाह हैं, वे चट्टानें साक्षी हैं, साक्षी हैं, प्रमाण हैं, सबूत हैं कि कितना खतरनाक वो बम था। मतलब अणु बम या एटम बम का टेस्ट करने के लिए आपने एक शहर को चुन लिया। क्या पता क्या हुआ होगा, क्यों ऐसा हुआ होगा। हाँ, इससे रिलेटेड आप संपूर्ण जानकारी तैयार कीजिए, मतलब कलेक्ट कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर बॉम्ब क्यों गिराया गया था। पता करके बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सही सही जानकारी अच्छे से डिटेल रूप में बिल्कुल आप लिख देना, मैं पूरा पढ़ूंगी उसको, पक्का।
पढ़ूंगी और आपसे ही जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्यों किया गया था। क्या जापान ने अमेरिका पर कभी कोई हमला किया था, या कोई शत्रुता थी, कोई बैर निभा रहा था, या कुछ और ही कर रहा था? ये संपूर्ण जानकारी चाहिए मुझे आपसे और सिर्फ आपसे। मैं कहीं सर्च नहीं करूंगी, ठीक है? आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई है, जली हुई छाया मानव की साखी है। पत्थरों पर मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से बता देती हूं कि जो चट्टानें थी, वहां पर मानव की जो छाया अंकित थी वो बता रही थी कि किस तरह से मानव भाप बनकर उड़ गया, सिर्फ उसकी छवि यहां पर रह गई। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर उड़ा ले गया। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया मानव की ही साखी है, मानव का ही सबूत है। साखी का अर्थ क्या है? सबूत, प्रमाण, गवाह, ठीक है? ये उस दुर्दांत, उस एटम बॉम्ब, उस परमाणु बम कि वो कितना खतरनाक था, उसकी जो तेज किरणें थी, ज्वलंत जो किरणें थी, वो भाप बनाकर इंसान को उड़ा ले गई, पत्थरों तक को झुलसा दिया, सड़कों तक को झुलसा दिया। और क्या हालत उस समय थी। सो मुझे पूरा आपसे जानना है, पूरी हिस्ट्री आप पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन बताएगा बताओ? बताएंगे आप? हाँ, आर्यन, कीर्ति और भी आप लोग मुझे बताइएगा कि जापान के हिरोशिमा नगर पर अमेरिका द्वारा बम क्यों गिराया गया था, इसके पीछे क्या कारण था, ये सब आप बताएंगे। बताओगे? देखो, भीषण बमबारी हुई, विकराल रूप धारण कर लिया, आखिर ऐसा क्यों हुआ, कुछ कारण था क्या? ये सब प्लीज आप जानकारी एकत्रित करके मुझे बताएंगे। कवि कहते हैं कि मानव द्वारा बनाया गया बम मानव को ही भाप बदलकर मिटा दिया गया। पत्थर पर लिखी हुई जलती छाया अर्थात विकृत रूप मानव के नृशंसता का गवाह है। ये जो मैंने आपसे प्रश्न किया है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आखिर, मैंने कहा था ना कि इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हम प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे, तो प्रश्न यही है कि क्यों गिराया अमेरिका ने बॉम्ब? सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे अच्छा प्रश्न कि संपूर्ण जो कविता हमने पढ़ी उसका सार भी निचोड़ कर आ जाएगा कि हाँ, बम तो गिराया, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या था, और सही तथ्यों के आधार, मतलब प्रूफ के आधार पर आप बताना कि ऐसा क्यों हुआ। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि फिर वहां पर और, मतलब शहर में जो नगर था हिरोशिमा, संपूर्ण शहर पूरी तरह से झुलस गया था, या कुछ लोग उसमें जीवित बचे थे? तो कुछ तो बचते हैं। अस्पतालें किस तरह से, अस्पतालों की क्या स्थिति थी? हाँ, प्रश्न ये और बन सकता है कि कवि क्या वहां स्वयं साखी था? क्या कवि स्वयं उस समय वहां थे जब ये बमबारी हुई थी? तो कवि ने ये किस तरह से लिखा है? आया था ना एक बार कि जीवंत या सजीवात्मक चित्रण किया है। तो प्रश्न ये बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने ये क्यों कहा कि ये जीवंत उदाहरण है या सजीवात्मक उदाहरण है? क्या कवि वहां मौजूद थे? क्या कवि की आंखों देखा हाल था? क्या कारण था कि कवि ने ये लिखा है कि सजीवात्मक चित्रण है? बताइए। ये आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह के प्रश्न आप पूछ सकते हैं, इस तरह के प्रश्न आप लिख सकते हैं, और कई तरह के प्रश्नों को लिखकर आप उनके उत्तरों का निर्माण करेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न जो मैंने आपको दिया है कि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर बम क्यों गिराया गया था, वो 6 अगस्त सन 1945 का दिन खतरनाक क्यों बन गया, आखिर उसके पीछे कारण क्या था? इन सारे प्रश्नों के जवाब मुझे आपसे चाहिए, ठीक है? बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस हमने कर लिए थे, उनमें ये प्रश्न कहीं भी नहीं पूछा है, इसलिए ये प्रश्न इस कविता का निचोड़ भी हो जाएगा, और इससे रिलेटेड यदि आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए भी आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। सो डोंट इग्नोर इट, ओके? ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को सुनो, इस प्रश्न का उत्तर लिख देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे आपकी अटेंटिवनेस का भी पता चले कि हाँ, आप भागीदार हैं। यूं ही नहीं देखकर सुनकर छोड़ देते हैं, आप बड़े ही
सिंसियरिटी के साथ वीडियोस भी देखते हैं, उनमें जो भी बातें होती हैं गहन रूप से सुनते हैं और उनका आप अनुभव, जैसे मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी, जैसे आर्यन है, कीर्ति है, शंभू है, आप लोग बहुत अच्छे से सभी वीडियोस को देखकर अपने अपने कमेंट्स भी लिखते हैं। साथ ही साथ मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगी कि जहां कहीं भी आपको डाउट लगता है, चाहे आप वो व्याख्या वाला वीडियो देखते हो या फिर आपके बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो भी आपको डाउट्स लगते हैं तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि हम छोड़ देते हैं ना, चलो हम बाद में लिख देंगे, तो बाद में नहीं लिख पाते हैं। मेरी दादी कहती थी कि रहे काम रईसों से भी नहीं होते हैं, तो जो काम करना है ना वो अभी कर लो। यदि हमने छोड़ा तो कबीरदास जी का दोहा याद कर लो। कब बताओ? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। लेकिन आजकल क्या बना दिया, आज करे सो काल कर, कल करे सो परसों। अरे इतनी जल्दी कहां पड़ी, अभी तो जीना बरसों। ऐसा नहीं करना है, अभी करना है, अभी करना है। यदि हमने काम छोड़ दिया तो हम पछताते रह जाएंगे। सो ध्यान से सुनना इस बात को और प्रश्न जरूर लिखना। आशा करती हूं आप सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर, वीडियो को समझकर उससे संबंधित प्रश्नों का भी जिक्र करेंगे और साथ ही साथ इसमें निहित शिक्षा को भी आप प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर मैं हर एक पाठ कविता को लेकर आपके समक्ष आती रहूंगी। कक्षा 8वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री देता है और हमेशा देता रहेगा। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, मैंने कहा ना, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर रहिए हमेशा के लिए। अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की टेंशन या चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वीडियोस देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, समझे। अब किस तरह से आपको वीडियो देखना है, जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स। यदि आपको हिंदी में देखना है तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जो भी आपको वीडियोस देखना है और हिंदी का देखना है तो क्लास 10th गोधुली हिंदी। क्या देखना है, कोई पाठ देखना है, कोई कविता देखना है, पाठ्यक्रम देखना है। जस्ट एग्जांपल कि मान लो आपको पाठ्यक्रम का वीडियो देखना है तो आपके सामने पाठ्यक्रम का वीडियो जाएगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखोगे तो वीडियो समझ में भी आएगा और पसंद भी जरूर आएगा। अब जब पसंद आता है तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।